नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी। क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पहले हमने 5 वीडियो बना दिया है। यानी कि पहले हमने कितना वीडियो बना दिया है? 5, यानी कि 5 वीडियो बना दिया है। 5 वीडियो इसका बना दिया है। आज इसका छठा वीडियो है, पार्ट यानी कि पार्ट 6 है, पार्ट 6, जिसमें देखेंगे आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव और प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव और प्रश्न उत्तर। तो ऑब्जेक्टिव और प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए में है अनवीकरणीय, ए में अनवीकरणीय, 2 में नवीकरणीय, सी में है जैव, डी में है अजैव। तो आपको बोला है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद वो क्या हो जाता है? समाप्त हो सकता है, लेकिन समाप्त हो जाता है, इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो कोयला क्या है? तो कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है। नहीं तो कौन हो जाएगा आपका? अनवीकरणीय संसाधन। कौन हो जाएगा? अनवीकरणीय। तो कोयला कौन सा संसाधन हो जाएगा आपका? अनवीकरणीय संसाधन। क्योंकि अनवीकरणीय क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला कौन संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा में है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है, सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, है कि नहीं? प्राचीन काल में इसका उपयोग किया, हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, भविष्य काल में भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि नवीकरणीय क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त होता नहीं है, यानी कि उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए में मानवकृत, ये तो नहीं होगा। बी में पुनः पूर्ति योग, सी में अजैव, ये तो नहीं होगा। डी में अचक्रीय, ये तो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, पुनः प्रतियोग। पुनः मतलब फिर से, पूर्ति यानी कि इसका उपयोग कर सकते हैं, तो फिर से बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग, यानी कि बी नंबर। ठीक है। तीसरा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक या कौन क्षेत्र? आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ये तो आपको बताए थे कि किसी देश की सीमा के 200 किलोमीटर के बाद, किसी देश की सीमा के 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 200 किलोमीटर। आपका किताब में दिया होगा इस प्रकार से नैनोमीटर टाइप का दिया होगा, लेकिन नहीं, क्या हो जाएगा आपका? किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ठीक है। चौथा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि जहां से वो पैसा कमाता है, ठीक है कि नहीं? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, कहां से है? तो ऑप्शन नंबर ए में है संसाधन संग्रहण से, यानी कि संसाधन को जमा करता है। नहीं, डाकू संसाधन को जमा करता नहीं, संसाधन संग्रहण से नहीं, पालन नहीं होगा। दूसरा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से।
सी नंबर संसाधनों का नियोजित दोहन से, नहीं ये भी नहीं होगा। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। क्योंकि डाकू क्या करता है कि चोरी करने का काम करता है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। देखिए पांचवा प्रश्न, पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है कि समुद्री क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, कौन सीमा? राजनीतिक सीमा कि कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, समुद्री क्षेत्र में कौन सीमा? राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा सीमित है, यानी कि निहित है। ए में है 10.2 किलोमीटर, बी में है 15.5 किलोमीटर, सी में है 12.2 किलोमीटर, डी में है 19.2 किलोमीटर। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक निहित है? तो आपका हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। तो इस चैप्टर में 5 ऑब्जेक्टिव थे, पांचों करवा दिए हैं। अब देखिए आगे लघुत्तरीय प्रश्न, कौन प्रश्न है? लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को क्या कीजिए? परिभाषित, संसाधन का परिभाषा देना। तो संसाधन का परिभाषा पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि नहीं, थ्योरी में। तो फिर से कह रहे हैं कि यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये प्रश्न उत्तर है, ये छठा वीडियो है। इस चैप्टर का पहले हमने 5 वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिए हैं। जो ना देखें वो पांचों को जरूर देखें, फिर आके प्रश्न उत्तर को देखें एक वीडियो आकर। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, यानी कि संसाधन क्या है? तो संसाधन बताए थे कि जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग, जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग, जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने लिए करता है, अपने हित के लिए करता है, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन। कैसे लिखेंगे? जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग, जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। दूसरा प्रश्न कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो संभावी और संचित कोष में क्या करना? अंतर स्पष्ट करना। तो संभावी संसाधन समझाए थे कि वैसा संसाधन जिसे प्रयोग करने की संभावना है, जिसे उपयोग करने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने की संभावना है, मतलब कि आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग करने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। और अगला क्या है? संचित कोष संसाधन। संचित कोष क्या होता है? वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में है, यानी कि हमारे पास है, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, हमारे क्षेत्र में है, तकनीक भी है, उसे उपयोग करने के लिए तकनीक भी है, लेकिन इसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, तो वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, तकनीक भी है, लेकिन उसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है, लेकिन उसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। संभावित क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने की संभावना है, उसे क्या कहेंगे? संभावित संसाधन। और संचित कोष संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, तकनीक भी है, लेकिन इसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। ये सबको पढ़ा चुके हैं पहले ही चैप्टर में। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कहता है कि संसाधन
संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, तो पहले समझते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण, तो संसाधन तो आपको बार बार समझाएं कि जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग, जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन। और संरक्षण कहने का मतलब क्या होता है? बचाना। संरक्षण कहने का मतलब बचाना, यानी कि संसाधनों को बचाना क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण कहलाएगा। संसाधनों का बचाना क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण कहलाएगा। तो कहता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो कहता है कि संसाधन संरक्षण क्या है? पहले तो संसाधनों को बचाकर रखा जाना क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण कहलाएगा। कहता है कि संसाधनों का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो संसाधन है, संसाधन का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम संसाधन को बचाएंगे, जब हम संसाधन को बचाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उस संसाधन का उपयोग कर सकता है जो हमारी ओर से उन लोगों को, यानी कि आने वाले पीढ़ी के लोगों को क्या हो सकता है? एक यानी कि उपहार के रूप में हो सकता है। एक उपहार के रूप में हो सकता है कि नहीं? एक उपहार के रूप में हो सकता है। लेकिन आजकल क्या है कि जब संसाधन का क्या है कि अत्यधिक मात्रा में विदोहन किया जाता है, जैसे तैसे उपयोग कर रहा है, उसको बचाकर उपयोग नहीं कर रहा है। तो संसाधन का जैसे तैसे उपयोग करता है, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण, यानी कहने का मतलब कि पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, ये सब अन्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सभी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए भी संसाधन को बचाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा कि पहले देखेंगे संसाधन संरक्षण क्या है। तो लिखेंगे संसाधनों को बचाकर रखा जाना ही, संसाधनों को बचाकर रखा जाना ही, संसाधनों को बचाकर रखा जाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे कि संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधनों का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे, जब हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो इस संसाधन का उपयोग आने वाला पीढ़ी भी कर सकता है। इस संसाधन का उपयोग आने वाला पीढ़ी भी कर सकता है। इस संसाधन का उपयोग आने वाला पीढ़ी भी कर सकता है, जो हमारी ओर से, जो हम लोगों की ओर से एक यानी कि उपहार के रूप में हो सकता है। जो हमारी ओर से, हम लोगों की ओर से एक उपहार के रूप में हो सकता है, उपहार के रूप में हो सकता है। और यदि संसाधनों का जैसे तैसे उपयोग किया जाता है, यानी कि संसाधनों का अत्यधिक विदोहन किया जाता है, तो लिखेंगे कि जब संसाधनों का अत्यधिक विदोहन किया जाता है, जब संसाधनों का अत्यधिक विदोहन किया जाता है तो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जब संसाधनों का अत्यधिक विदोहन किया जाता है तो आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है। इसी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए भी संसाधन को बचाया जाना चाहिए। संसाधन को बचाया जाना चाहिए। क्लियर? लिख लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे कि संसाधनों को बचाकर रखा जाना है संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संसाधन का उपयोग आने वाला पीढ़ी भी उपयोग कर सकता है, ठीक नहीं? जो हमारे लिए यानी कि जो हम लोगों की ओर से
जो हम लोगों की ओर से एक उपहार के रूप में हो सकती है कि नहीं। और जब संसाधन का अत्यधिक विदोहन किया जाता है तो सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए इस संसाधन का संरक्षण किया जाना चाहिए। अगला चौथा कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में, किसके निर्माण में? संसाधन। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? तो कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका, क्या लिखेंगे? संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से, किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से कोई भी कार्य आसानी से हो जाती है कि नहीं। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से कोई भी कार्य आसानी से हो जाती है। कोई भी कार्य आसानी से हो जाती है और कम से कम समय में अत्यधिक वस्तु का उत्पादन होता है। कम से कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, अधिक वस्तुओं का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। लिख लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका, क्योंकि तकनीक के माध्यम से कोई भी कार्य आसानी से हो जाती है। तकनीक के माध्यम से कोई भी कार्य आसानी से हो जाती है और कम से कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक में आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। और प्रश्न उत्तर अगर यहाँ से एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, है कि नहीं। यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा तो पूरी तरह से आप लोगों को याद और समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है, अभी भी कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर पूरी तरह से समझ में आ गया है तो कमेंट को भर दीजिए यस लिखकर। कमेंट को भर दीजिए यस लिखकर कि पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।